वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लोदी डायनेस्टी में इब्राहिम लोदी को हम पढ़ने वाले हैं। तो इब्राहिम लोदी का टाइम है 1517 से 1526 ईस्वी, 1570 से 1526 एडी तक इन्होंने शासन किया। ये सबसे अंतिम शासक थे लोदी वंश के। इससे पहले हमने सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा था, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1517 में। गले की बीमारी के कारण ऐसा कहा जाता है कि ये मर जाते हैं। इनके बाद में गद्दी पर बैठेंगे इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र, जो कि इनके बड़े पुत्र हैं, इब्राहिम लोदी 1517 में गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसमें उसे सभी अफगान सरदारों की निर्विरोध स्वीकृति मिली थी। राजकुमार जलाल खां के विरुद्ध कार्रवाई इन्होंने की। कुछ ऐसे अफगान सरदार थे जो अपने स्वार्थी हितों के कारण राज्य का विभाजन चाहते थे, राज्य को विभाजित करना चाहते थे अपने स्वार्थ के लिए। वे जलाल खां को, जो कि इब्राहिम का छोटा भाई था, जौनपुर ले गए और वहां उसे गद्दी पर बैठा दिया। इब्राहिम को यह बंटवारा जो है उचित नहीं लगा। इब्राहिम नहीं चाहते थे कि उनके राज्य का बंटवारा हो। उसने खुद सुल्तान घोषित किया। उसे एकमात्र सुल्तान इन्होंने बना दिया था। एकमात्र सुल्तान उसने खुद को घोषित किया। उत्तराधिकार के संघर्ष में जलाल खां को कैद खाने में विष देकर हत्या करवा दी। इब्राहिम का ग्वालियर अभियान की बात करें, जो इब्राहिम ने ग्वालियर पर अभियान किया। इब्राहिम लोदी ने सल्तनत की स्थिति मजबूत करने के लिए ग्वालियर को जीतने की योजना बनाई। सल्तनत की स्थिति को मजबूत करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने सोचा कि ग्वालियर पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है, इसलिए इन्होंने ग्वालियर पर विजय अभियान की योजना बनाई। 1518 में उसने ग्वालियर पर आक्रमण करके उसे विजित कर लिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। 1518 में ग्वालियर पर यह विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अभियान आता है इनके अभियानों में मेवाड़ अभियान इब्राहिम लोदी का। ग्वालियर विजय से उत्साहित होकर इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1517 और 18 में उसका खतौली के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा से सामना हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। मेवाड़ के शासक राणा सांगा से ये हार जाते हैं खतौली के युद्ध में। पराजय का बदला लेने के लिए 1 वर्ष के बाद पुनः इब्राहिम ने आक्रमण किया और धौलपुर के निकट राजपूतों से ये पुनः पराजित हो गए। दोबारा से फिर राजपूतों से हार जाते हैं। सरदार का दमन नेक्स्ट है। सरदारों, जो इनके राज्य में सरदार थे, उनका दमन इन्होंने कैसे किया। इब्राहिम अपने सरदारों को कुचलकर अपनी सत्ता जो है मजबूत करना चाहते थे। उसने उन्हें विनम्र रखने की भरसक कोशिश की। उसने अपने पिता के समय के विश्वस्त जो सरदार थे, अविश्वास कर या तो उन्हें पदयुक्त कर कारागार में डाल दिया और फिर उनकी हत्या करवा दी। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम के इसी उद्दंड व्यवहार के कारण भारत पर अकबर के आक्रमण के समय सरदारों ने इब्राहिम का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि इसने सरदारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उन्हें पदों से हटा दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी। तो इस कारण ही ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम, जब बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ और इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने क्या किया था, इनकी जो है इब्राहिम लोदी की हेल्प नहीं की थी। इस कारण भी इब्राहिम लोदी जो है युद्धभूमि में मारे जाते हैं और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है, जिस कारण इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। अब आता है बाबर का आगमन। बाबर का भारत में आगमन हो चुका है। लाहौर के राज्यपाल थे दौलत खां लोदी। दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने इब्राहिम से असंतुष्ट होकर, वो इससे इब्राहिम से खुश नहीं थे, उन्होंने काबुल के शासक बाबर उस टाइम पर काबुल के शासक थे, उनको दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था कि तुम दिल्ली आ जाओ और यहाँ पर आक्रमण करो। किनके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और ये दोनों ऐसा चाहते थे, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, दौलत खां और आलम खां लोदी ये चाहते थे, इन्हें ये था कि जो बाबर है वो आक्रमण करके आपके बुलाने पर यहाँ पर आक्रमण करेगा और आक्रमण करके जब ये हार जाएंगे तो आक्रमण करके जो है अपने देश काबुल वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया, तो इस कारण इनसे भी युद्ध होगा। अब आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब बाबर आप पढ़ेंगे तो बाबर के टॉपिक में भी पानीपत की प्रथम लड़ाई और खानवा चंदेरी, इनके 3-4 युद्ध हुए हैं, वो आपको सभी को पढ़ने हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध से ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है, क्योंकि लोदी डायनेस्टी सबसे लास्ट की डायनेस्टी थी और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और बाबर जो है अपने एक नए वंश की स्थापना यहाँ पर करेंगे, जिसे कहा जाता है मुगल वंश। तो देखते हैं, अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, क्योंकि इनके विरोधी भी इनके खुद के अपने ही थे।
जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना जो है पराजित हो जाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी युद्ध पद्धति का प्रयोग बाबर ने यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। एक अलग से वीडियो पानीपत के प्रथम युद्ध पर मैं बनाऊंगी, तो उसमें बताएंगे। तुगलकमा पत्ती उसे कहा जाता है, काफ़ी अच्छी पत्ती थी जिसके कारण ये विजयी हो जाते हैं और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। और इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत के एकमात्र ऐसे सुल्तान थे जो युद्ध भूमि में ही मारे गए थे। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई, जिसे मुगल वंश कहा जाता है। अब मूल्यांकन की बात करें तो इब्राहिम लोदी का मूल्यांकन, इब्राहिम लोदी वीर और साहसी था। उसमें योग्य सेनानायक प्रशासक के गुण थे। वह परिश्रमी भी था, प्रशासन के कार्यों में उत्साहपूर्वक रुचि लेता था, काफ़ी उत्साह से वह कार्य करता था। अफगान इतिहासकारों के अनुसार उसका जो व्यक्तिगत जीवन है वो भी साफ सुथरा था। तत्कालीन अनेक दुर्गुणों से वह मुक्त था। सामान्य प्रजा के प्रति उसका दृष्टिकोण न्यायपूर्ण और उदार था। वह विद्वानों धार्मिक व्यक्तियों की संगत पसंद करता था। जिसमें विद्वान और धार्मिक व्यक्ति बैठते हैं वहाँ पर वो बैठना पसंद करता था। उसमें सिकंदर शाह के समान धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। सिकंदर शाह के समान उसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। इन गुणों के होते हुए भी उनका जीवन जो है संघर्षपूर्ण रहा। अमीर वर्ग उनका शत्रु बन गया। जो राज्य का अमीर वर्ग था उसे साम्राज्य से न केवल हाथ धोना पड़ा बल्कि लोधी साम्राज्य ही समाप्त हो गया। इसका कारण उसके चरित्र में दोष थे। प्रथम वह सुल्तान की शक्ति को पूर्ण निरंकुश बनाना चाहता था। यह उद्देश्य स्वयं में उचित था, लेकिन अफगानों में इसे विवेकतापूर्ण उपायों से क्रियान्वित किया जा सकता था। जिस कठोरता से इसे क्रियान्वित किया मतलब चलाया, उसे अफगान अमीरों ने अत्याचार माना। जिस कठोरता से वो नियम बनाकर राज्य को चलाता था उसे अमीर वर्ग जो है अत्याचार मानते थे। दूसरा था अमीरों के प्रति उसकी नीति अदूरदर्शितापूर्ण थी। वो अच्छे से उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करता था, प्रतिरोधी थी। यह उसकी मूर्खता थी कि उसने अपने पूर्वगामियों बहलोल और सिकंदर की नीतियों के मर्म को नहीं समझा कि उन्होंने कैसे शासन चलाया, कैसी नीतियाँ वे करते थे, उसे ये नहीं समझ पाए। उन्होंने उनकी नीतियों को त्याग दिया और अपना अलग से ही शासन किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव इनका पूरा नाम है, इतिहासकार है। उनका यह कथन उचित है कि स्वयं अफगानी होते हुए भी वह अफगान जाति के चरित्र और भावनाओं से अपरिचित था। कि इब्राहिम लोदी स्वयं अफगान थे लेकिन अफगान जो जाति है उसके चरित्र, उनकी भावना क्या होती है उसको वो नहीं जानते थे, उससे वे अपरिचित थे। उन्होंने ये कहा है इनके बारे में। उसने जिस प्रकार का कठोर अनुशासन अमीरों पर थोपने का प्रयास किया उससे अमीरों में उसके प्रति विरोध में वृद्धि हुई। उन्होंने जब युद्ध हुआ उनका बाबर के साथ और वैसे भी उनका किसी भी परिस्थितियों में जो मुसीबत उन पर आई उनका साथ नहीं दिया। इस कारण भी इस वंश का पतन हुआ और इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं। हमीदुद्दीन के अनुसार उसकी यह नीति समय से पूर्व थी, समय से पहले ही उन्होंने ऐसी नीति का चलन किया था। इसका असफल होना तो असंभव भावी था, कि असंभव ही था कि असफल तो होगी ही। तीसरा कारण, उसमें अपने दुर्व्यवहार और आक्रामक हत्याओं से अमीरों को रुष्ट कर दिया था। हत्याओं के कारण साम्राज्य की शक्ति नष्ट हो गई थी। ऐसे समय में जब उत्तर पश्चिम में आक्रमण हो रहे थे उसने अमीरों के सहयोग को प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि जब उत्तर पश्चिम में आक्रमण हो रहे हैं तो वो अमीरों का सहयोग प्राप्त करे, लेकिन उसने ऐसी कोशिश कभी नहीं की। यह उसकी भयंकर और राजनीतिक भूल थी जिसकी कीमत उसे अपनी मृत्यु से चुकानी पड़ी। और दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश है, लोधी डायनेस्टी जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई और बाबर ने इनको हराकर दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके एक नए वंश की नींव डाली जिसे मुगल वंश कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इब्राहिम लोदी और लोधी डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे इनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।